हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे हो आप? तो देखो, आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपन की जो क्लासें चल रही हैं, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से अपन स्टार्ट किया था। एक नज़र अपन को एनसीईआरटी की तरफ भी डालनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखो बच्चों, आजकल का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि क्या पेपर में आ रहा है, क्या अपन पढ़ रहे हैं, क्या अपन छोड़ रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है, पढ़ खूब लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो सबसे पहले अपन को आज थोड़ा एक बार एनसीईआरटी की तरफ नजर डालेंगे ताकि अपन को पता रहे कि अपन को क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करें कहानी। बोलो, पिछले वीडियो को आप देख लें, उसमें आपको मैंने पहले जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट की थी। आज मैं कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट कर दूंगा और जो क्वेश्चंस हैं कंसंट्रेशन टर्म के उनको भी अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। ये अपना आज का टारगेट रहने वाला है। तो देखो, आपको क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 है। ये क्या है जी? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 बिलियन। क्या नाम है इसका? बिलियन। और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी ना किसी बिलियन में घटित होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जितने भी प्रोसेस हैं वो किसी ना किसी रूप में बिलियन द्वारा ही घटित होते हैं। ये बात अपन को समझनी है। इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उद्देश्य पढ़ेंगे अपन कि इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे, देखो, विभिन्न प्रकार के बिलियनों का बनना बात करेंगे अपन, बिलियन की सांद्रता की बात करेंगे, बिलियन की सांद्रता की बात करने वाले हैं अपन। इसके बाद में अपन बात करेंगे हेनरी राउल्स लॉ के नियम को स्पष्ट करेंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक विलयन क्या होते हैं, राउल्ट के नियम से विचलन किस प्रकार से शो करते हैं, इसकी बात करेंगे। विलयनों के अनुसंग गुणधर्म। तो देखो, क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम कहां से पूछा जाता है? एक तो इस टर्म से पूछा जाता है, सांद्रता की इकाइयों से, और एक पूछा जाता है विलयनों के अनुसंग गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में विलयनों में कुछ विलयन द्वारा प्रदर्शित असामान्य व्यवहार जो शो होता है उसके बारे में इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए, जितने भी पीवाईक्यू अपन ने देखे हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं? बिलियन की सांद्रता की इकाइयों से और अनुसंग गुणधर्म से। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, अधिकांशतः 2 या 2 से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होते हैं। जो बिलियन होते हैं इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनका जीवन में उपयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा, पीतल किससे बनता है बताओ? जिंक और निकल का मिश्रण होता है पीतल बनाने के लिए, ठीक है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर, जिंक और निकल से बनता है। अथवा कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से क्या बनता है? कांसा बनता है। इससे अलग होते हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड के आयनों की मात्रा 1 ppm होगी। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात 10⁶। इतनी कम मात्रा होती है। 1 ppm की मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जो दांतों में क्षय रोग हो जाता है ना, उसको रोकती है। लेकिन यही मात्रा क्या हो, समझो आगे, यही मात्रा 1.5 ppm हो जाए। 1 ppm तो दांतों के क्षरण को रोक रही है, लेकिन 1.5 से अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी बताओ? दांतों में पीलापन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा जी? पीलापन हो जाएगा। इसे बोलते हैं कर्बुरित। क्या बोलते हैं? कर्बुरित कहा जाता है। तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। फ्लोराइड आयन ज्यादा बढ़ जाएंगे ना तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? जहरीली हो जाएगी। सोडियम फ्लोराइड चूहों के लिए जहर के रूप में काम आता है। आपको पूछ लेगा कि चूहों के लिए जहर के रूप में कौन काम करता है, तो याद रखना है सोडियम फ्लोराइड। क्या पाया जाता है बताओ? सोडियम फ्लोराइड। अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं। रक्त प्लाज्मा की सांद्रता को सदृश होती है, इत्यादि कुछ उदाहरण है। याद रखना है। देखो, 1 ppm वैल्यू तो दंत क्षरण को रोकती है, लेकिन 1.5 ppm क्या है? दंत क्षरण को करती है, अर्थात पीलापन आ जाता है। सोडियम फ्लोराइड होता है वो चूहों के लिए जहर का काम करता है। ये बातें आपको याद रखनी है।
इसके अलावा देखो क्वेश्चन यहां से पूछे गए, पीतल किससे बनता है? देखो पीतल किससे बनता है बताओ? तो पीतल बनाने के लिए चाहिए अपन को जिंक प्लस निकल, जिंक प्लस निकल। अब जर्मन सिल्वर पूछा है, जिसे जर्मन सिल्वर बनाना है अपने को, जर्मन सिल्वर के लिए कौन कौन चाहिए बताओ? तो जर्मन सिल्वर बनता है जी कॉपर, जिंक और निकल से। इसके बाद में पूछा है कि कांसा किससे बनता है? तो कांसा अपना मिलता है जी तावा, कॉपर प्लस टिन से, एसएन से। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको अलॉयज पूछ लेगा, इनको बोलते हैं अलॉयज, अलॉयज को बोलते हैं मिश्र धातु। क्या कहा जाता है इनको? मिश्र धातु। आई बात समझ में? इसमें ठोस ही तो क्या होता है? विलय होता है, और ठोस ही क्या होता है? विलायक होता है। ये इस तरीके का ठोस विलयन है। क्या है जी? ठोस विलयन। आई बात समझ में? ये पेज एनसीईआरटी का दे रखा है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इसमें अपन द्रव्य विलयनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्रव्य विलयनों की। उनके बनाने की विधियों की बात करने वाले हैं। जैसे हम विचार करेंगे तत्पश्चात उनके गुणों, जैसे वासुदाव, अनुसंग गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। हम विलयनों में इस प्रकार पालन करेंगे कि फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विकल्पों को जानेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो काम की बातें हैं इसमें है विलयन। क्या है जी? विलयन। देखो विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है? सामांगी मिश्रण होता है। सामांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन गुण एक समान, जो सामान्यतः अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। जिसमें विलयन विद्यमान होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे। द्विअंगी का मतलब है एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, उसी की बात करेंगे। तो अपन जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या बोलते बताओ? दो या दो से अधिक अवयवों का या दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है जी? विलयन कहलाता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है विलयन में उसे विलायक कहा जाता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहा जाता है। और जो विलायक होता है वही विलयन के नेचर को डिसाइड करता है, जबकि जो विलय होता है उसको अपन जैसे ही विलयन में डालते हैं तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खो देता है। जैसे आपने कभी भी पानी में यदि सॉल्ट को डाला है या शक्कर को डाला है तो शक्कर आपको दिखेगी नहीं पानी में, लेकिन पानी आपको दिखेगा उसमें। तो उससे क्या होगा बताओ? भौतिक अवस्था को शो कौन कर रहा है बताओ? विलायक करता है। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट विलयनों के प्रकार। विलयन देखो, जब ठोस विलय और विलायक की अपन नेचर को देखते हैं तो विलयन उस प्रकार से 9 प्रकार के बनते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के बनते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो कौन कौन सा। जैसे विलयनों के प्रकार, पहला होता है गैसीय विलयन। क्या है जी? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं बताओ? अब देखो विलायक इसमें गैस रहेगी, विलायक क्या रहेगी? गैस रहेगी। अब जब विलायक गैस है तो जो विलयन का नेचर है वो भी क्या रहेगा? गैस रहेगा। बोलो, विलायक ही डिसाइड करता है कौन सा नेचर होने वाला है। और विलय हो सकती है गैस, द्रव और ठोस। आगे बात समझ में? बताओ। अब देखो गैस, गैस का एग्जांपल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है बताओ? गैस, गैस का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। द्रव और गैस में क्लोरोफॉर्म में को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, जो क्लोरोफॉर्म होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा ठोस गैस में कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर क्या होता है? सॉलिड होता है, और N2 क्या है? गैस है। तो इसका ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड बात करते हैं द्रव विलयन की। किसकी बात करेंगे? द्रव विलयन। अब देखो द्रव विलयन का मतलब है अपन को मैक्सिमम इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो अपन को पढ़ना ही क्या है बताओ? द्रव विलयन ही पढ़ना है।
क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है अपने को, क्योंकि ये इसी का नाम चैप्टर है। क्योंकि सॉलिड स्टेट अलग पार्ट था जो आपके हट गया, गैस अवस्था भी था वो भी हट गया 11th क्लास में, ये 11th में था, ये 12th का फर्स्ट चैप्टर था, वो हटा दिया गया है, तो ये पहला चैप्टर ही आ गया। द्रव विलयन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो विलय क्या है, गैस है, और विलायक क्या है, द्रव है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जितने भी जीव जंतु नदी नाले समुद्र में रह रहे हैं ना, वो सभी इसी के कारण जीवित है, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद में द्रव, जल में घुली हुई एथेनॉल। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो लोग बाग जो ढक्कन खोल के एल्कोहल का सेवन करते हैं ना, वो पानी मिलाते हैं उसमें, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ, जल में घुली हुई एथेनॉल, द्रव्य विलयन का। ठोस द्रव में जल में घुला हुआ ग्लूकोज, या जल में घुली हुई शक्कर भी किसका एग्जाम्पल हो गई बताओ, ठोस द्रव का। उसके बाद बात करेंगे ठोस विलयन की। ठोस विलयन में देखो सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, ठोस रहने वाला है। अब देखो जो विलय है वो गैस है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो पैलेडियम विलयन में क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। जो भी हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम की जो सरफेस होती है ना, उस पर एडजॉर्ब होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पैलेडियम हो गया और प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम की सरफेस पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। आगे बात समझ में जी। दूसरा है द्रव ठोस। द्रव ठोस में पारे सोडियम के साथ अमलगम, जो अमलगम होता है ना, सोडियम Hg का अमलगम, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्रव ठोस का। ठोस में तो अलॉयज होते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, कांसा, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, तांबे और सोने का विलयन। किसका, तांबे और सोने का विलयन क्या कहलाता है बताओ, ठोस विलयन कहलाता है। आगे बात समझ में। इस टेबल से आपको जो याद रखने हैं वो ओनली ऑन क्या याद करने बताओ, याद करने आपको ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अपने 2 क्लास में जो पढ़ी थी ना, वो ये चीजें पढ़ी थी। अब अपन को करना है सांद्रता की इकाइयां। क्या पढ़ेंगे अपन, सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां इन्हें बोलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स या कंसंट्रेशन टर्म। क्या कहा जाता है जी, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता की इकाइयां। तो देखो मैंने आपको बताई थी, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक तो तापमान पर निर्भर करती हैं और एक तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। जिनके पास में वॉल्यूम होगा वो तापमान पर डिपेंडेंट रहेंगी, और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो देख लेना, जिनके पास में भी वॉल्यूम है, आयतन है, वो सारी तो तापमान पर निर्भर करेंगी, और जिनके पास में क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वो सभी क्या है, तापमान पर निर्भर नहीं करने वाली हैं। आगे बात समझ में जी, बोलो। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट वेट बाई वेट। इसे क्या बोलते हैं बोलो, मास परसेंट, या बोलते हैं परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है जी। अब देखो बिलियनों में हम द्रव्यमान प्रतिशत को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो विलय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और बिलियन का कुल द्रव्यमान इनटू 100 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, परसेंट वेट बाई वेट। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है पता है, विलय का भार अपॉन बिलियन का भार इनटू 100। ये मैंने समझा दिया है आपको कंप्लीट। अब देखो उदाहरण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उदाहरण की बात करने वाले हैं। उदाहरण में देखो समझो, कल मैंने जब क्वेश्चंस कराए थे आपको तो इसी तरीके के एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि देखो 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत व्यक्त सांद्रता के उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों में अनुप्रयोग में किया जाता है। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। याद रखना है, जब ब्लीचिंग का विलयन होता है ना, उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में
3.62 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरा है आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है बताओ? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अर्थात आयतन प्रतिशत क्या होता है? यही इसी तरीके से यहां एमएल में वैल्यू आ जाएगी। अवयव का प्रतिशत आयतन ज्ञात करोगे तो अवयव का आयतन अपॉन बिलियन का कुल आयतन इनटू 100। जैसे एथेनॉल के जल में 10% बिलियन से तात्पर्य क्या है कि उसमें 10% तो इथेनॉल है और 90 ml क्या है? पानी है। आगे बात समझ में? बोलो किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अपन एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं ताकि अपन को समझ में आए। अब इसमें जो काम की बात है वो याद रखनी है अपने को। क्या काम की बात है बताओ? तो समझिएगा काम की बात। काम की बात क्या है? इस मात्र उदाहरण के लिए एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बिलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम में आता है। आपको पूछ लेगा एथिलीन जो वाहन होते हैं ना उनको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं बताओ? एथिलीन ग्लाइकोल का। कितना परसेंट? 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? उपयोग में आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन या -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। यह तापमान को कितना कम कर देता है? 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है। जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना तो उसके लिए अपन एथिलीन ग्लाइकोल का 35% आयतन प्रतिशत उपयोग में लेते हैं। आगे बात समझ में? बोलो किसी को कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान आयतन क्या होता है बताओ? देखो द्रव्यमान आयतन का मतलब है कि जैसे ही आप जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो बीमार पड़ जाते हैं तो अपन उनके लिए जो फार्मेसी के लिए दवाइयां लेकर आते हैं तो उन पर लिखा रहता है 5% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम। ये डाटा लिखा हुआ होता है सीसी पर, आप देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो उसके लिए देखो मात्रक जो औषधियों एवं फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है वह 100 ml बिलियन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान है। कल मैंने बताया था आपको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? विलय का भार ग्राम में अपॉन बिलियन का आयतन, और ये किसमें जी? ml में, इनटू कर लो 100। उसे क्या बोलते हैं? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कहा जाता है। आगे की बात समझ में? किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। इसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है ppm, अर्थात 10⁶। इसका मतलब क्या होता है? 10⁶। देखो जब किसी भी बिलियन में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कोई चीज प्रेजेंट है तो अपन यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। एक होती है पीपीबी, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब होता है 10⁹। क्या होता है जी? 10⁹। तो देखो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करना उपयुक्त रहता है। पीपीएम बराबर क्या होता है बताओ? अवयव के भागों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या इनटू 100, अर्थात अवयव के भागों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या इनटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्ट्स पर मिलियन निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा पीपीएम कहां यूज करते हैं बताओ? सांद्रता के द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 लीटर का मतलब हो गया 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ अर्थात 0.006 यही होगा ग्राम ऑक्सीजन O2 घुली हुई होती है। जब आप 1000 लीटर पानी लोगे ना उसमें इतनी कम ऑक्सीजन घुली हुई है
उसके लिए अपन यूज करते हैं पीपीएम। इतनी कम सांद्रता को 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ समुद्री जल 5.8 पीपीएम से भी व्यक्त किया जा सकता है। जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्राय माइक्रोग्राम ml इनवर्स, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का मतलब होता है, बताओ कितना होता है मिली का, 10⁻³ में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जितने भी पॉल्यूटेंट है ना उनको माइक्रोग्राम ml इनवर्स में अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट मोल अंश। मोल अंश आप एक बार यहां पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको अलग से समझाऊंगा इसको। तो देखो मोल अंश है ना, समझ लो मोल अंश को, समझिएगा। मोल अंश क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, ये आपके पास में 2 बीकर हैं, क्या है जी, 2 बीकर हैं। इसमें तो देखो मैंने बोला घटक बी, इसमें क्या है घटक बी है, इसमें बोला घटक ए है, घटक ए है। इसमें जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन है। इसके जो मोल हैं वो हैं एन बी, क्या है, इसमें जो मोल हैं वो हैं एन बी, इसमें जो मोल उपस्थित हैं वो हैं एन ए। अब देखो मोल दोनों के उपस्थित हैं। यदि आपको मोल दे रखे हैं तो मोल की बात करेंगे, यदि मोल नहीं दे रखा है और ग्राम दे रखा है तो पहले मोल फाइंड करेंगे अपन। ये बात अपने को मोल फ्रैक्शन में याद रखनी है। यदि आपको मोल फ्रैक्शन, ये मोल नहीं दे रखे हैं और आपको वेट दे रखा है, सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है कि आपको यहां दे दे कि डब्लू ग्राम है, डब्लू ग्राम, कोई भी आपको वेट दे रखा है, यहां भी कैपिटल डब्लू ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं एन ए निकालूंगा तो सबसे पहले तो डब्लू ग्राम निकालूंगा अपॉन उसके मॉलिक्यूलर वेट का भाग दे दूंगा उसमें। इसके बाद में मैं यहां एन बी निकालूंगा तो कैपिटल डब्लू अपॉन एम डब्लू से भाग देने वाला हूं। तो सबसे पहले मोल फाइंड करूंगा, मोल फाइंड करने के बाद में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखो अब ये मोल निकल गए, तो देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल का रेशो होता है। तो देखो यदि मेरे को एक्स ए निकालना है तो एन ए कंपोनेंट के मोल हो गए, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में टोटल मोल क्या है बताओ, एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो गया बताओ, एक मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का आ गया। दूसरा यदि मेरे को एक्स बी निकालना है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इससे किसके मोल निकल जाएंगे बताओ, बी के। अब जो एक्स ए प्लस एक्स बी ये बराबर होता है 1 के, अर्थात आप इसको जब क्या करोगे, इसको अपन डेरिवेशन करते हैं तो इससे 1 निकल के आता है। कैसे आएगा बताओ, तो चलो करके बता देते हैं एक बार। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आता है, तो कैसे आता है ये, तो देखो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्या एलसीएम आ गया यहां से, एन ए प्लस एन बी एलसीएम आ गया। अब देखो यहां क्या है एन ए प्लस एन बी, तो यहां आ गया एन ए प्लस एन बी, क्योंकि उल्टा लिख करके लिखूंगा तो ये एक्चुअल में कैसे आएगा, ये आएगा एन बी प्लस एन ए। अब कैसे लिख लो, इनको उल्टा करके लिख लो, तो इससे ये कट गया तो इसके किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो याद रखना है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 के बराबर आती है। यदि मेरे को एक्स ए निकालना है, एक्स ए निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी कर दूंगा, यदि मेरे को एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए कर दूंगा। और याद रखना इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये क्या है बताओ, यूनिट लेस है। क्या है जी, यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आगे बात समझ में। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको, इस तरीके से अपन को फाइंड करना है, ठीक है। बढ़े आगे देखिएगा। देखो 2 बिलियन में देखो 2 बिलियन है में ए और बी अवयव दे रखे हैं आपको, क्रम से एन ए और एन बी उनके मोल हैं। तो एक्स से निकालना है तो एन ए प्लस एन बी। यदि आई अवयव है तो एन आई टोटल, एन आई आ गया और उसके बाद में टोटल मोल आ गए, तो एन आई अपॉन एन टी। अर्थात जैसे आपको दे दे कि
कोई अवयव 3 घटक दे रखे हैं, जैसे Na, Nb और Nc, अप्रोक्सीमेट एन कर लो इनको, ठीक है। तो अब मेरे को Na निकालना है, तो पहले घटक XA का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो Na अपॉन टोटल, टोटल में ये सारे आ जाएंगे। यदि मेरे को X भी निकालना है तो Nb, ये भी टोटल आ जाएंगे। यदि मेरे को X निकालना है तो Nc अपॉन ये भी टोटल आ जाएंगे। इस तरीके से जितने भी दे रखे ना सभी को अपन निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में जी? किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट, मोल अंश इकाई बिलियनों की भौतिक गुणों संबंध दर्शाने के लिए बहुत उपयोग, जैसे बिलियनों की सांद्रता का वासुदाब के साथ संबंध दर्शाने तथा इसका उपयोग गैसीय मिश्रणों के लिए आवश्यक गणना व्यक्त करता है। देखो जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये जब आप पढ़ोगे वासुदाब में अवनमन, जहां ये क्या आने वाला है, काम में आने वाला है। आगे बात समझ में? तो वासुदाब का जब अवनमन पढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन वहां काम में आने वाला है। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात देखो, अब अपन करेंगे क्वेश्चंस की बात। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बोलो क्वेश्चन। देखो कभी भी क्वेश्चन करने के लिए आपको तरीका याद क्या रखना है बच्चों, कि जो पेपर में दे रखा है ना पहले उसको लिखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसको लिखो। उदाहरण 1.1 एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या बताओ? C2H6O2। C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान है। कितना परसेंट है? 20% द्रव्यमान है। तो मैंने कल आपको बात बताई कि 20% दे रखा है। 20% का मतलब क्या हो गया? 20 ग्राम तो क्या है बताओ? C2H6O2 है, और बाकी 80 ग्राम क्या है? जब कुछ नहीं दे रखा है तो वो क्या है? फिर H2O है। आगे बात समझ में? बोलो किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? क्या फाइंड करना है? मोल अंश फाइंड करना है। मोल अंश क्या आपको मोल दे रखे हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं दे रखे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? मोल फाइंड करोगे। तो सबसे पहले मैं मोल फाइंड करता हूं इधर की साइड में। NH2O कितना है? 80/18, तो 4.44 आ गए ये मोल। 18 चौका 72, 8 बज गए, 18 चौका 72 ऐसे चलता रहेगा ये। अब मेरे को NC2H6O2 के मोल निकालने हैं, तो कितना है बताओ? 20 है। 20 डिवाइड बाई, अब मोलिकुलर वेट की बात कर लूं तो मोलिकुलर वेट अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? 2 तो कार्बन है प्लस 1 इंटू 6 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। यही है क्या? अब 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 30, और ये आ रहा है 62। कितना आ रहा है? 62 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट अपन निकालते हैं। तो ये कितना आ गया बताओ? 62 आ गया। अब देखो इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे तो बताओ। करो सॉल्व, बताओ। 20/62 कितनी बार जा रहा है ये? देखो जीरो बढ़ा, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ाई, 3 बार जा रहा है। इसके बाद में कितने बचे? 62, और 62 इंटू 3 करो, 3 दूनी 6, 18, 186, तो ये 14 बच गए, 140 हो गया ये। 140 में दोगे तो 6 18, लगभग 2 बार जा रहा होगा ये। तो ये 0.32 मोल आ गए। आगे बात समझ में? बताओ इस तरीके से क्या फाइंड कर लोगे? मोल फाइंड कर लोगे।
किसी को कोई समस्या आ रही है क्या इसमें? नहीं आ रही। अब ठीक है, आपको एथिलीन ग्लाइकोल के क्या पूछे? मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो XC2H6O2 किसके बराबर होगा बताओ? NC2H6O2 अपॉन NC6C2H6O2 प्लस NH2O, इसके बराबर ही होगा। तो फाइंड करो कितने कितने आ रहे हैं। देखो 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 4.44। अब इससे क्या आ जाएंगे? इसके मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, इसकी मोल अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल अंश। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये दे रखा, सॉल्व करके ये दे रखा, ये आ रहा है देखो 0.932 देखो देखो सबसे पहले आपने मोल फाइंड किए, यहाँ 0.32 आ गया। उसके बाद जल के किए, ये मोल आ गए। उसके बाद एक्स ग्लाइकोल निकाला तो ये 0.068 आ गया। इसके बाद में जल का निकालोगे तो जल का एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है, मैंने क्या बताया, 1 माइनस ये कर दो जो ऊपर निकाला है आपने 0.068, तो इससे कितना आ जाएगा? 0.932 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.932। इस तरीके से अपन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये एग्जांपल है, कर लेना आप इसको। नेक्स्ट है मोलरता। देखो मोलरता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोलरता होती क्या है सबसे पहले तो ये समझो आप। देखो मोलरता क्या होती है? मोलरता का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तापमान पर निर्भर करती है। इसकी जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर। क्या है जी? मोल पर लीटर। इसलिए अब देखो मोलरता का यूज अपन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ये। कैसे? तो देखो समझिएगा मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर। अब देखो कैपिटल एम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अर्थात एम बराबर एन अपॉन बी, ये अपन यूज करते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। ठीक है। अब देखो यदि बिलियन का आयतन किस में दे रखा हो? ml में दे रखा हो। किस में दे रखा हो? ml में दे रखा हो, तो अपन यूज करेंगे m बराबर n अपॉन बी इंटू 1000। आ गई बात समझ में? ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये होती है मोलरता। मोलरता है अपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये रही मोलरता। तो देखो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर या बोलो 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डीएम क्यूब में बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखो ये बात समझने की है, यदि आपको पूछ ले कि 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, अर्थात उसका मतलब हो गया 0.25 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। अर्थात आपको इसका जो कहने का मतलब है ना वो समझ में आना चाहिए बच्चों, वही काम की बातें हैं इसमें। अब आपको देखो एग्जांपल के लिए क्या समझाए, NaOH के 2.25 मोल पर लीटर अर्थात 0.25 बिलियन का तात्पर्य है
कि NaOH के 2.25 मोल 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। बस आपको यही याद रखना है। जैसे मैं बोलूं 5m का सॉल्यूशन है, 5m का सॉल्यूशन का मतलब है 5 मोल कोई भी विलय दे रखा है वो 1 लीटर में घुला हुआ है। इस तरीके से 0.25 मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, 0.25 मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, याद रखना एनसीईआरटी का, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। एक बार कहां पूछा गया है जी, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड का जितने भी एग्जाम है ना, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, उनमें सारे 12th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही दे रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पूछा गया था पिछली बार। तो याद रखना है जिसने भी एनसीईआरटी को पढ़ लिया ना उसका काम कहीं भी नहीं रुकेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ये गारंटी है। तो आगे बात समझ में। मोलरता, मोलरता के लिए देखो रख लो N/B या रख लो W/MW इंटू 1/B इन लीटर, ये फॉर्मूला याद रख लो आप। आगे बात समझ में। अब करते हैं उस बिलियन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। मेरे को क्या दे रखा है बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम मोल इनवर्स, यही दे रखा है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार कितना है 40 है। इसके बाद में B कितना दे रखा है 450 ml, कितना दे रखा है 450 ml। अब जो ml में वैल्यू दे रखी है ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो M बराबर W/MW इंटू 1000/B इन ml में करो 5/40 इंटू 1000/450, सॉल्व कर लो इसको, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, आ गया समझ में इस तरीके से। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ गया 0. सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.278 मोल डेसीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में, या 0.278 मोल पर लीटर। देखो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये बात याद रख लेना। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोललता। मोललता, देखो मोललता, मोललता को बोलते हैं मोलेलिटी। क्या कहा जाता है मोलेलिटी, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इसे डिनोट कहा जाता है स्मॉल m से। अब देखो मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। अर्थात 1 केजी विलायक में विलय का जितना भी भार दे रखा है, विलय के मोल का भार, उसे ही क्या कहेंगे अपन, बोलो मोललता कहते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल m बराबर N/W इन केजी में, ठीक है। इसको ओपन कर लो, स्मॉल m बराबर W/MW इंटू 1/W इन केजी। यदि ग्राम में दे रखी है विलायक, विलायक किस में दे रखा हो, विलायक ग्राम में दे रखा है तो कौन सा यूज करोगे, स्मॉल m बराबर W/MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम में, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। आगे जी बात समझ में। अब देखो यही बात इसमें समझ में आती है कि 1 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है आपको। 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 मोल सॉल्यूट का 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित है। मोलर का मतलब तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलल का मतलब होता है 1 केजी सॉल्वेंट में, यही अंतर है इसमें। देखो बच्चे क्या कहते हैं बताएं कि 1 केजी बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को मोललता कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है बच्चों। इसमें आता है विलायक, जो बात याद रखनी है ना वही तो आपको बात करनी है। देखो विलायक का भार ये याद रखनी है आपको,
बच्चे बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं इसको? बिलियन, जो बिल्कुल गलत है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से इसके बाद में मैंने आपको शुरू में बता दिया था तापमान पर कौन कौन निर्भर करेंगे। जिनके पास में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो तापमान पर निर्भर करेंगे, और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। तो देखो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। क्या होगी? मोल पर केजी। मोल पर केजी। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आपको दे रखा है 2.5 ग्राम एथेनॉइक आम 75 ग्राम बेंजीन में विलयन में की मोललता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? मोललता। तो देखो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या? CH3COOH। अब इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट याद करो। 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 कितना आ रहा है? 15 प्लस 45, ये आ रहा है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ रहा है क्या? ये आ गया अणुभार। स्मॉल एम का फॉर्मूला लगा दो। स्मॉल एम बराबर W अपॉन MW इनटू ग्राम में दे रखी वैल्यू बोलो। ग्राम में दे रखी है 75 ग्राम, तो 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। W कितना दे रखा है बताओ? कितना ग्राम है? 2.5 ग्राम। तो 2.5 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000 अपॉन 75। कर लो सॉल्व। 25 थी 75 बार, ये पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 2 से 2 कट गई, और ये आ गया अप्रोक्सीमेट 10/18। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे करो। देखो ये आ गया आंसर, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो किसी को भी कंसंट्रेशन में टर्म में कोई भी परेशानी समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म अपने को आनी चाहिए। नॉर्मलता भी दे रखी है और फॉर्मलता भी दे रखी है। ये मैं आपको कल बताने वाला हूं शुरू की क्लास में। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। एक और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपको डाइल्यूशन का फॉर्मूला पूछे, किसका? अब क्वेश्चन दे रखे हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को बोलते हैं तनुकरण। तनुकरण के फॉर्मूले क्या हैं बताओ? M1V1 बराबर होता है M2V2 के। तनुकरण का फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद में आपको याद रखना है परसेंट वेट बाई वेट व मोलरता में संबंध क्या है? मोलरता में संबंध क्या है? तो ये फॉर्मूला देखो, कैपिटल M बराबर परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब परसेंट वेट बाई डी को बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व कहा जाता है। MW क्या है? विलय का अणुभार। क्या है जी? विलय का अणुभार है। याद कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल M स्मॉल m व कैपिटल M में संबंध। कैपिटल M में संबंध। चलो इसको बंद करते हैं अपन। अब अपन को ये क्वेश्चन करने कल, ठीक है? इसमें अपन को ये क्वेश्चन करने, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, तो उनको आप याद कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको करने, इनके आंसर आप देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं ये बता देता हूं, फिर मैं फॉर्मूलों की बात कर लूंगा आपके साथ में। देखो 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम है इसमें। ये देखो एक मिसप्रिंट है। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो 22 ग्राम बेंजीन है, तो 22 ग्राम बेंजीन है, तो 22 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100 कर लेना। इस तरीके सॉल्व हो जाएगा ये पहला क्वेश्चन। तो 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। 30% है ना, तो देखो इसमें
30 ग्राम तो हो गया CCl4 और 70 ग्राम हो गया बेंजीन C6H6। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो दोनों के। कैसे निकालोगे बताओ, 30 ग्राम और 70 ग्राम हो गया, इसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेना, इसका मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेना। उसके बाद में कैसे फाइंड करोगे बताओ, पहले निकालना NCCl4, कैसे निकालोगे, W अपॉन MW से, तो W आपको दे रखा है 30 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट फाइंड करोगे 154 के करीब आएगा, ठीक है। उसके बाद में NC6H6 का निकालोगे तो 70 अपॉन 78, यहां से आगे मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो XCCl4, इसको मैं बोल देता हूं X और इसको बोल देता हूं बाई। तो कैसे निकालोगे बताओ, X अपॉन X प्लस बाई, ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इससे आपको क्या निकल जाएंगे इसके, बोलो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसके बाद में इसका आपको क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, एक कोबाल्ट का होता है 59, कितना होता है 59, ये निकाल लोगे 4.3 लीटर में। तो कैपिटल M बराबर W अपॉन MW इंटू 1 अपॉन B इन लीटर में। W कितना है बताओ, 30 है। MW कितना है इसका निकालोगे, जैसे मैंने X मान लिया, इंटू 1 अपॉन 4.5, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ख, 30 ml 0.5 MH2SO4 को 500 ml तनु करते हैं, तो इसके लिए डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या बताया, M1V1 बराबर M2V2, अर्थात M1 कितना दे रखा है 30 इंटू 0.5, M मेरे को फाइंड करना है 500 ml तक किया है, तो यहां से M कैसे निकालोगे बताओ, 30 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 500 करके सॉल्व, आंसर बता देना। आगे बात समझ में। इसके बाद में 1.4, तो 1.4 को कैसे करेंगे बताओ, आ रहे हैं क्या समझ में ये, अगर जिसने भी क्लासे लिए ना बच्चों, वो सारे इनको सॉल्व कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं लिए वो भैया नहीं कर पाएंगे। पेपर में तो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, आप नहीं देखोगे दुनिया देख रही है, या तो आप ही देख लो या दुनिया देख लेते हो, तो आप देख लोगे तो काम आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4, यूरिया NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स, 0.25 मोलर 2.5 के जलीय विलयन में बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा ज्ञात करो भैया, कितना यूरिया चाहिएगा। तो याद रखो, देखो 0.25 मोलल, ये मोलर नहीं है मोलल है, इसमें कैसे गलतियां हैं, ये मोलल है, ये मोलल का मतलब हो गया 0.25 मोल, कितने 0.25 मोल है ये, और 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। अब इसके निकाल लो, तो N बराबर होता है W अपॉन MW, N कितना दे रखा है 0.25, W अपॉन MW कितना है 60, W बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ग्राम, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब आपको पूछा है कि कितना 2.5 kg में बनाओगे तो कितना चाहिएगा। तो देखो, अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर हो रहे हैं सॉल्यूशन के, बताओ 15 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट 1000 kg है, 1000 ग्राम है, या 1 kg बोल दो, तो 1015 ग्राम हो गया ये, बोलो। अब बताओ 1015 ग्राम जो सॉल्यूशन है वो कितना ग्राम, 15 ग्राम यूरिया कंटेन कर रहा है, तो एक कितना करेगा बताओ, तो 15 बटे 1015, तो 2.5 kg, तो इसको बोल दो 2500 ग्राम, 2500 ग्राम कितना करेगा, 15 अपॉन 1015 इंटू 2500 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, 36.5 के करीब आ जाएगा ये आंसर, 36.5 ग्राम। आगे बात समझ में, इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बात समझ में। अब ये क्वेश्चन 20% वेट बाय वेट जलीय KI का घनत्व इतना दे रखा है जी, KI विलयन की मोलरता ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो और मोलेंस ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, याद रख लो इसको, कैसे करोगे। तो अब मैं इसको ले चलता हूं अगली स्लाइड पे।
अब देखो समझो, कंसंट्रेशन टर्म आज कंप्लीट हो जाएगी भैया। अब देखो महत्वपूर्ण संबंध, ये तो आपको याद रखने हैं। महत्वपूर्ण संबंध कौन कौन से हैं, तो देखो पहला है परसेंट वेट बाय वेट व मोलरता में संबंध। तो देखो कैपिटल एम जो कैपिटल एम है ये बराबर होता है परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन एम डब्ल्यू के। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ईएमआरएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको दिख रहा है कि ये दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा तो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब दिख रहा है, बोलो, ठीक है। अब क्या क्या है यहां, देखो परसेंट वेट बाई वेट तो पता है आपको, भार प्रतिशत है। डी बराबर है डेंसिटी, डी बराबर है घनत्व, एम डब्ल्यू बराबर है विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। आगे बात समझ में। दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन है मोललता स्मॉल एम व मोलरता में संबंध, कैपिटल एम में संबंध, ठीक है। क्या है बताओ, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। ये रिलेशन याद रखना है भैया। बताओ स्मॉल एम बराबर क्या है, मोलरता है या मोललता है, बोलो। ये है जी मोललता, मोललता, ठीक है। कैपिटल एम क्या है, मोलरता है। डी क्या है, घनत्व है। एम डब्ल्यू क्या है, विलय का अणुभार है। आ गई बात समझ में, बोलो किसी को कोई समस्या, ये याद रखना है। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन याद रखना है मोललता व मोल भिन्न में संबंध, मोल भिन्न में संबंध, मोललता व मोल भिन्न में संबंध। तो क्या है बताओ, स्मॉल एम बराबर एक्स वी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू। दूसरा ये याद रख लो, ये याद नहीं होता है तो ये रख लो फिर, एक्स वी अपॉन 1 माइनस एक्स वी इंटू 55.55, 55.55, ये याद रख लो। एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है। स्मॉल एम क्या है, मोललता है। आगे बात समझ में। अब कर लेते हैं क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, बताओ। अभी कर लेते हैं। हरे राम,
देखो क्वेश्चन इन टेक्स्ट का देखोगे तो 2.5 है, ये 2.5 क्या दे रखा है, आपको पहले फाइंड करना है मोलेलिटी स्मॉल m, दूसरा फाइंड करना है मोलेरिटी कैपिटल M, तीसरा फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन x। आगे बात समझ में, x फाइंड करना है। x डाटा क्या क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है जी आपको डेंसिटी दे रखी है 1.202, 1.202 ग्राम मोल इनवर्स, और के आई दे रखा है, ये के आई और परसेंट वेट बाय वेट दे रखा है कितना 20%, ये दे रखा है क्या, बोलो यही दे रखा है जी डाटा। इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। करो, कैसे करोगे बताओ, तो देखो कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं। आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चंस में अपन को डरना नहीं है, क्वेश्चन ही करेंगे तभी जाकर के केमिस्ट्री क्या होगी, स्ट्रांग होगी अपनी, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में साथ ही कराना जा रहा हूं, आप बिल्कुल वीडियो को देख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर में, विश्वास होना चाहिए। और जितने भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, आप साथियों के साथ शेयर कर दें। ये काम तो कर ही सकते हो आप, बोलो इतना छोटा काम तो आप कर ही सकते हो। इसमें ना कोई आपका पैसा लग रहा है, ना कोई आपका चार्ज है, बस एक बटन ही तो दबाना है। और इससे ही क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है टीचर को। जब कोई भी अपन अच्छा काम करते हैं ना तो रुकावटें आती हैं, कभी भी कोई अच्छा काम करो और रुकावटें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी जीवन में। तो ये स्ट्रगल टाइम होता है जीवन में सभी के साथ में। तो आपका बस एक ही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ में शेयर कर दें। जितने भी केमिस्ट्री से रेलिवेंट एग्जाम है ना उनको भी अपन सारे को क्लियर करने वाले हैं। अब देखो मैंने जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगा, और एनसीईआरटी तो पढ़ा ही रहा हूँ पूरी, तो इसलिए याद रख लें। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना और एनसीईआरटी से डर लग रहा है या कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते टीचर, तो देख लें बच्चों, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है ये, और ये आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। आगे बात समझ में, तो करें स्टार्ट, ठीक है जी। अब देखो अपने को डाटा ये दे रखा है, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात की थी, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, आप कैपिटल एम बराबर परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कर लो भैया, के आई का मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करोगे बताओ, के आई का 39 प्लस 127, तो ये आ रहा है 166 ग्राम मोल इनवर्स, यही आ रहा है क्या, 7 9 7 16 3 2 5 6, यही आ रहा है, ठीक है जी। परसेंट कितना दे रखा है 20 इंटू पर 10 1.202, यही दे रखा है क्या, बोलो ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 166, आगे बात समझ में। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.45 m, क्या आएगा 1.45 m, कर लेना मल्टीप्लाई, हो जाएगा। सेकंड की बात करूंगा मैं, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेरे को बता रिलेशन, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम डब्ल्यू। करो 1000 इंटू 1.45, 1.45 इंटू 1000 इंटू 1.202 माइनस 1.45 इंटू 166, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 1.51 स्मॉल m, ये क्या आ गई, मोलिलिटी आ गई जी।
ये मोलरिटी आ गई, ये मोलरिटी आ गई। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, वो करोगे तो हो भी नहीं पाएगा, लेकिन जब अपने को ट्रिक याद हो ना दिमाग में तो अपन सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं थर्ड वाला, चलो थर्ड वाला भी कर देता हूं। थर्ड वाला कैसे करेंगे बताओ। ये डाटा मिटा दूं ऊपर से, ठीक है। थर्ड वाला करें, कैसे करेंगे बताओ। थर्ड वाला, थर्ड रिलेशन क्या कह रहा है, स्मॉल m बराबर एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55, ये याद कर लो, ठीक है। स्मॉल m तो आपने फाइंड कर लिया, कितना है 1.51, एक्स बी तो मेरे को फाइंड नहीं करना है जी, 1 माइनस एक्स बी इंटू 55.55, करो सॉल्व। तो देखो 1.51 माइनस 1.51 एक्स बी इक्वल टू 55.55 एक्स बी। इसको इधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, 1.51 इक्वल टू 55.55 एक्स बी प्लस 1.51 एक्स बी, ठीक है जी। एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना दोनों को, तो ये 57 के करीब आएगा। किसके बराबर आएगा, 57 के करीब आएगा ये। एक्स बी इसको करोगे तो एक अप्रोक्सीमेट, मैं इसको बोल रहा हूं बाई आएगा, ये जोड़ने पे कितना आएगा, बाई आएगा। तो अब आप 1/51 डिवाइड बाई कर दोगे बाई, तो आपको यहां से क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कर लेना सॉल्व, कमेंट में जाकर के बता देना। कमेंट में जब करोगे ना तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा 0.263, 0.0263 मोल फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में, बोलो कैसे लगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुकी है, इसमें नॉर्मेलिटी भी है और फॉर्मेलिटी भी है, लेकिन अपन को याद नहीं रखना, बस आप इतना याद कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। कभी भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, नॉर्मेलिटी का कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको कोई वीडियो में बता दूंगा उसको साथ में। तो बताओ कैसी लगी क्लास आज की, समझ में आया पूरा। पढ़ोगे अच्छे दिमाग लगा करके तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।